हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेस्टिजियस एनडीए के रिटन एग्जाम के बारे में। हम यहाँ पर 3 टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। पहले हम बताएंगे आपको वेटेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देन उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए। थर्डली हम आपको कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट फोटो है यहाँ पर सूडान ब्लॉक की और राइट है एनडीए कैडेट्स की इन ब्लू पेट्रोल। ये बहुत ही मोटिवेशनल फोटो है फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स, ये मैंने यूपीएससी के नोटिफिकेशन से उठाया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। मैथमेटिक्स को यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं 300 मार्क्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट को 600 मार्क्स। दोनों पेपर्स आपको 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। मैथमेटिक्स का एग्जाम पहले होता है, उसके बाद आपको 40 to 50 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक मिलता है। देन जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है फॉर 2.5 आवर्स। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या फिर आप कहें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं इन बोथ द पार्ट्स। मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट बी होता है वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलता है। आइए अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स जो आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर देने पे और नेगेटिव मार्क्स के बारे में। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस रहेंगे। 2.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर मिलेंगे आपको। और अगर आपने कोई गलत आंसर दिया, रॉन्ग आंसर आपने ओएमआर शीट में फिल कर दिया, तो आपको मिलेंगे नेगेटिव 0.83 मार्क्स। हाँ, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लीव कर देते हैं, तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और तो वहीं जीएटी में ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स, तो वहीं रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव 1.33, बट अटेम्प्ट ना करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जीएटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए इंग्लिश के लिए होता है, जो 50 क्वेश्चंस कंप्राइज करता है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो टोटल इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स का हो जाता है। तो वहीं पार्ट बी कंप्राइजेस ऑफ जनरल स्टडीज, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब आ जाता है। ये आपका 400 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। यहाँ पर अब आप चैप्टर वाइज वेटेज देख रहे हैं मैथमेटिक्स का। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैंने यहाँ पर कैलकुलस के सारे चैप्टर्स को एक साथ कंप्राइज कर दिया है। मैं इन्हें अभी आगे इनके बारे में डिटेल में आपको कुछ बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन जो चैप्टर है, उसके जो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 to 6 है। तो वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 to 8 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। बाइनरी नंबर्स के जनरली नहीं पूछे जाते हैं, पर अगर मैक्स टू मैक्स पूछा जाएगा तो एक, कभी कभी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे हैं तो 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के भी 5 to 8 और इजी चैप्टर है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस के 4 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के 5 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉगरिथम के एक या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 8 से 10। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये क्लास 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ये क्लास 11th और क्लास 12th में काफ़ी सारी हमने न्यू प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड है। तो वो भी 5 to 8 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास क्लास 12th में है, उसके भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरली। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के भी 2 क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के 8 से 10, सर्कल्स के 2 से 3, कोनिक सेक्शन के 2 से 4, 3D एंड वेक्टर्स के 8 से 10, कैलकुलस के 20 से 25। तो इसमें आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस उनकी, वो सब यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो वो सब मिलके 20 से 25 क्वेश्चंस का एक जो ग्रुप है वो बनाता है। स्टैटिस्टिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अराउंड इन दोनों चैप्टर्स से 8 से 10 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते ही जाते हैं। तो ये फंक्शंस लास्ट में जो है, ये क्लास 11th वाला फंक्शंस है, इससे भी 2 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अब आते हैं हम आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट ए, जो कि है इंग्लिश।
मैं उसका आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए जो जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं आपने देखे होंगे, अक्सर छोटी क्लासेस में भी होता था, बट यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। सो यहाँ पर भी 5 to 10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और जो फिलर्स हैं उसके भी 5 to 10 क्वेश्चंस, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स के भी 10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अक्सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आपको कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ देते हैं, वो रीड करना होता है, उसके उससे रिलेटेड नीचे 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको उनको ओएमआर में अगर आपको आंसर आते हैं तो फिल करना होता है। स्पॉटिंग द एरर्स, ये काफ़ी ट्रिकी कभी कभी साबित हो जाता है, तो इसके भी 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है, सेंटेंस आपको गलत दिया हुआ होगा और आपको गलती फाइंड करके उसे सही वर्ब या नाउन वगैरह से रिप्लेस करना होता है। तो इसके भी 5 to 10 क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। और अब आते हैं हम पार्ट बी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे। इंग्लिश में हमने टॉपिक वाइज वेटेज देखा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। फिजिक्स के 20 से 25 क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 15 से 20, बायोलॉजी के 5 से 10, हिस्ट्री के 10 से 15, ज्योग्राफी के 15 से 20, पॉलिटी जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं उसके 5 से 7, और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स को मैंने एक साइड कंबाइन कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के थोड़े कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स मिला के 10 से 15 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम। देखिए मैथमेटिक्स से शुरू करता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि आप उन चैप्टर से स्टार्ट करें जो आपको ईजी लगते हो, प्लस जो अच्छा वेटेज कैरी करते हो। यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर सजेस्ट किए हैं जो जनरली इजी प्लस गुड वेटेज कैरी करते हैं। इससे होता ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छा मोमेंटम जो है वो मिल जाता है। देखिए आप वो चैप्टर्स देख सकते हैं जो जनरली बच्चों को इजी लगते हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्ट्रेट लाइंस, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आप जेई लेवल के क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आते हैं, ये बेसिक लेवल के आते हैं। आप एनडीए की कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप देखिएगा एक बेसिक लेवल के आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, लॉगरिदम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर लॉगरिदम एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा वेटेज तो कैरी नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बट अदर चैप्टर्स में वो काफ़ी यूजफुल साबित होता है। उसकी कहीं कहीं पे प्रॉपर्टीज जो तो यूज होती हैं, या आप कहें कैलकुलस में लॉग्स की प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होती हैं। लॉग्स जो है हमें वहाँ पर इंटीग्रेशन में आ जाता है, कभी डिफरेंशिएशन में आ जाता है, तो आपने सॉल्व तो किए ही होंगे, तो आप जानते ही हैं। तो अब मैं फिर आपको प्रेफर करूँगा वो टॉपिक्स जो लाइक प्रोबेबिलिटी, 3D एंड वेक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, और कैलकुलस के चैप्टर्स बेसिकली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पर ये एवरेज और टफ चैप्टर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगा कि एक आप जो कैलकुलस है उस पर ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, खासकर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अच्छा टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करें ज़रूर। वो ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर पर आप ज़्यादा फोकस करें। और जो एग्ज़ाम आता है वो जनरली फार्मूला बेस्ड आता है। ऐसा नहीं है कि आपको जेई जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? फार्मूला बेस्ड आएगा, सिंपल सवाल होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं। एक आधा ट्रिकी आएंगे, बट जनरली जो आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं अराउंड, आपके 10 to 15 तो काफ़ी सिंपल होंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे। साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कैलकुलस के टफ क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, ठीक है? तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, और ये भी कहूँगा कि प्रैक्टिस करते समय आप अपनी स्पीड को भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहें। आप अपनी स्पीड पर भी वर्क करें। ऐसा नहीं कि आप एक आवर में जो है 5 कैलकुलस के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, या किसी भी चैप्टर के 5 से 6 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में आपको 120 क्वेश्चन्स मिलेंगे, एंड वो आपको 2.5 आवर्स में करने हैं, ठीक है? आप सारे तो शायद ना कर पाएँ, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम वाली स्पीड लेकर चलेंगे तो फिर 30, 35, 40 हो पाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मुश्किलात पैदा कर देगा। अगर स्पीड लेस होगी तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाएँगे, जो कि वर्स्ट पार्ट होता है एग्ज़ाम का। देखिए अब हम चलते हैं इंग्लिश सेक्शन पर।
इंग्लिश सेक्शन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप ढेर सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें वाइल आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपको अपना वीक एरिया पता चल जाएगा। जनरली जंबल सेंटेंसेस ईज़ी रहते हैं, ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और आशा करता हूँ आप उन सभी को एग्ज़ाम में करेक्ट कर कर भी आएँगे। हाँ, कभी-कभी कैंडिडेट्स को स्पॉटिंग द एरर्स और एंटोनिम, सिनोनिम जैसे टॉपिक्स में दिक्कत होती है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस कभी-कभी कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। बट ओवरऑल इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग प्रूव हो सकता है आपके लिए अगर आप इसे केयरफुली एंड ऑनेस्टली हैंडल करेंगे तो। और आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रश अप कर सकते हैं रेन एंड मार्टिन की बुक से अगर आपको तकलीफ हो रही है। देखिए, अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाते हैं इंग्लिश का पुराना प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप उसमें एक ही झटके में 120 130 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। आपको मैं नहीं कहूँगा कि आपको कोई वर्ब वगैरह ये सब पढ़ने की, कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी गुड है। आप थोड़ी और प्रैक्टिस करिए और अपने स्कोर को बढ़ाते रहें। बट अगर हाँ, आपके अराउंड 50-60 मार्क्स ही आ पा रहे हैं तो मैं कहूँगा रेन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, आप उसको परचेज करें। इसका लिंक, परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कहीं से परचेज कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। और वही पढ़िए जो सिलेबस का से रिलेटेड है, आलतू फालतू ना पढ़ें क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अब हम आते हैं, ये है इंग्लिश जो है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट ए होता है। अब हम जनरल एबिलिटी टेस्ट पार्ट बी में आएंगे, जो कंप्राइज करता है जनरल स्टडीज का। इसमें आज आपके आ जाती है साइंस, जिसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एसएसटी जिसमें कंप्राइज होती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्लस करंट अफेयर्स भी आते हैं। देखिए, साइंस के लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप साइंस को बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और 10th तक की बायोलॉजी जो है बेसिक लेवल तक अच्छे से आती है, आपको फेयर आइडिया है, तो आप इसमें अच्छा कर जाएंगे इस सेक्शन में। आपको यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही होंगे। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत बेसिक लेवल की होगी, आपका काम बना देगी। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन रहेगी वो आपकी अबव एवरेज या टफ लेवल के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी, मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके वहाँ पर। तो आप करंट अफेयर्स के लिए डीडी नेशनल और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में, स्पेशली न्यूज़पेपर में आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ की जो कॉलम है वहाँ पर ध्यान दीजिए। और आप वेरियस यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप उनको भी रिफ़र कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की तो ज़्यादा दिक्कत रहती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता नहीं है। बट फिर भी ज़्यादा आया तो अच्छा ही रहता है। तो आप उसको जो है, डीडी नेशनल और राज्यसभा टीवी भी एक चैनल है, वो भी अच्छा चैनल है, और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी हैं। और न्यूज़पेपर में, आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा तो एडिटोरियल पर ध्यान देते रहें। अब हम चलते हैं इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं अंडर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। 95% क्वेश्चन यूपीएससी इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में बनाता है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी पेज पर नोट डाउन कर लें। हिस्ट्री में टॉपिक्स लाइक फ्रेंच एंड रशियन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रीडम मूवमेंट्स, इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट्स रहे हैं, पंचशील एग्रीमेंट जो हमने करी है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जो आइडियोलॉजीज हैं इनके बारे में फेयर आइडिया होना चाहिए आपको। फेमस ट्रीटीज और बैटल्स, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनसे इनके आसपास बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया का है, इंडिया ने वो प्लान कहाँ से लिया, यूएसएसआर से लिया है, मैं आपको बता दूं। बट ऐसे ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो और बेसिक्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो मैं आपको टॉपिक्स दिए हैं, ये 95% हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसी से बनते हैं फॉर एनडीए एग्जाम। और हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें बजाय कि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के, क्योंकि वो इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री रही है वहीं से ज़्यादातर पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद जो इंडिया था 1947 तक, वो जो अगले 90 ईयर्स हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। सो आप उस पोर्शन को बहुत केयरफुली पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनाता है। और हाँ, जब आप पढ़ रहे हो तो जो जहाँ पर टॉपिक जो गांधी जी से रिलेटेड है उन टॉपिक्स पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि यूपीएससी को जो है गांधी जी जो है बहुत पसंद है। ठीक है, तो उन्हें गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो वो काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से बना लेते हैं।
आप ये अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स के पेपर भी उठा के देख ले तो आपको वहाँ भी ये चीज़ दिखेगी। आप एनडीए और सीडीएस के पेपर भी उठा के देख ले, वहाँ भी आपको ये चीज़ दिखेगी। इसके लिए बुक तो मैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी ही प्रेफर करूंगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। और एक ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की बुक आती है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैं पर्सनली उसे रेफर करता हूँ। और आपके काफ़ी सारे जो है डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे अगर अगर आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज और या फिर कोई नॉर्मल जनरल नॉलेज की बुक को रेफर करेंगे। हाँ, मैं आपको एक और टिप दूंगा कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप एक एटलस लेकर बगल में पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आपको मान लो कोई आपने चीज़ पढ़ी ज्योग्राफी में किसी लोकेशन के बारे में, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो जगह है कहाँ। मान लीजिए आपने कोई पोर्ट पढ़ा, ठीक है, जैसे आपने सपोज कोई भी पोर्ट पढ़ा, मुंबई का कोई पोर्ट या कोलकाता का कोई भी पोर्ट, बट आपको कोई आइडिया नहीं है वो पोर्ट किस साइड है, तो आप जो है मैप को रेफर कर सकते हैं, एटलस को रेफर कर सकते हैं और देखिए वो कहाँ पर है। इससे होता ही है आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है। और जैसे आप ओशन करेंट्स पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने ज्योग्राफी के सब टॉपिक्स दिए हैं, ओशन करेंट्स, टाइड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, प्लैनेटरी विंड्स, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, तो जब आप ये सब देख रहे होते हैं तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है ओशन करेंट्स और प्लैनेटरी विंड्स के लिए तो खासकर, कि ये कहाँ पर ये बह रहे हैं, कहाँ पर ये हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी है, जैसे सपोज लेब्राडोर करंट नॉर्थ अमेरिका की तरफ, सो आप वहाँ देख सकते हैं अच्छे से। और ज्योग्राफी में अदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे वेदरिंग और रिवर बेसिन से रिलेटेड, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स और लैंड रूट्स, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल्स, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, इनसे भी जो है आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। अब मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। देखिए, मैथ्स के लिए तो क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपका बेसिक बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ 90% तो रोल मैथ्स की जो एनसीईआरटीज है क्लासेस 11th एंड 12th की, वो ही रोल प्ले कर देंगी। बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप अरिहंत की पाथफाइंडर खरीद लें फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8,000, मोर देन 8,000 एमसीक्यूज। मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज रहेंगे आपके, तो आपकी जो है एमसीक्यूज वाली जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ, और साथ ही अगर आपको साइंस का जो क्विक रिवीजन है वो करना है तो वो पाथफाइंडर की बुक से भी हो सकता है, अरिहंत की। या फिर आप जो ल्यूसेंट की बुक मैंने रेफर करी थी आपको, बताई थी पिछले कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट पहले, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। और जनरल स्टडीज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटीज ऑफ क्लासेस 11 10 12 प्लस ल्यूसेंट की जीके बुक। सो तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो आपको कितनी सारी बुकें पढ़वा देगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो स्ट्रेटेजी का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर। वो है ये पार्ट, 10 प्रैक्टिस सेट्स एनडीए एनएनी बाय अरिहंत। ये आप बुक खरीद सकते हैं, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है? इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, अगर कोई भी इंसान प्रैक्टिस सेट्स करके नहीं जाता है तो आई एम श्योर वो 50 to 60 मार्क्स लूज करता है जब वो एग्जामिनेशन के दिन एग्जाम में बैठता है, चाहे उसकी प्रिपरेशन कितनी भी हो। सपोज वो 900 आउट ऑफ 900 500 मार्क्स ला सकता था, तो 430 450 मार्क्स लाएगा, उसकी परफॉर्मेंस जरूर गिरेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपकी 100% परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, बिलीव मी। ये सबसे कारगर है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी तैयारी कितनी भी हो, आप ज़रूर इनको करिए। एंड के टाइम में, आखिरी के 10-14 डेज में आप ज़रूर इन सैम्पल पेपर्स को करिए, प्रैक्टिस सेट्स को करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को करिए। आपका जितना भी लेवल होगा उससे आप जो है दुगना अपग्रेड ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। ये रही प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। प्रीवियस ईयर कट ऑफ और एनडीए एनए 1 2018 जो रही वो 338 रही आउट ऑफ 900 मार्क्स। एनडीए एनए 2 2018 ये मैंने भी दिया था, इसमें 325 रही, मैंने क्वालिफाई कर लिया था, मेरे अराउंड 360 मार्क्स थे इसमें। एनडीए एनए 1 2019 इसकी कट ऑफ जो रही वो अराउंड 342 रही। सो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है साल दर अराउंड 330 से 350 के बीच ही रह रही है। आपका एम जो है सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 400 मार्क्स तो जरूर लाएं। क्योंकि देखिए, बाद में एसएसबी क्लियर जब आप कर लेंगे तो उसके बाद मेरिट भी बनेगी, और मेरिट बनेगी और अगर आप पीछे पीछे रहेंगे तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आने में दिक्कत होगी, काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अक्सर काफ़ी बार हो जाता है ऐसा कि बच्चे जो है मेरिट आउट हो जाते हैं।
एनडीए के केस में कम होता है, बट फिर भी चांस नहीं लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जहाँ तक हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि आप रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करते रहें, उसको ग्रूम करें। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करिए, अपनी रीजनिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आईक्यू लेवल को बढ़ाइए, ठीक है। आर्म फोर्सेस से रिलेटेड नॉलेज ग्रैस्प करिए, बहुत ज़्यादा आप आर्म फोर्सेस से रिलेटेड नॉलेज रखेंगे तो ये सब आपको एसएसबी में बहुत बेनिफिट देगा। देखिए, अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया पर आप आगे जाके एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए तो ये भी काफ़ी दुखद होता है, ठीक है। और मैं आपको एक और टिप दूंगा कि आप अपना आजकल में हाल ही में एग्जाम से 1-2 महीने पहले या कुछ दिन पहले भी मैं कहूँगा अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आप मेडिकली फिट हैं या फिर कोई माइनर प्रॉब्लम है जो कि लेटर ऑन सही हो सकती है, तो आप तभी एग्जाम में बैठें। देखिए, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप एग्जाम हॉल में ना बैठें, क्योंकि देखिए आगे चलकर अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर आप एसएसबी क्लियर करते हैं, फिर आप मेडिकली रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपका काफ़ी तो पहले टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिर आपको मतलब दुख भी बहुत होगा, तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अदर एनडीए एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और तो अगर आपको, तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी क्वेरी या सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो परचेज करने के लिए लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहूँगा। जय हिंद,